हेलो बच्चों, सब ठीक है कि नहीं? आप लोग कोरोना में अच्छे से हैं कि नहीं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है, 30% रिड्यूस किया है। तो आज हम लोग पता करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है चैप्टर का जो रिड्यूस हुआ है, जो हट गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का वैसा चैप्टर जो रिड्यूस किया गया है, उसमें टॉपिक जो है रिड्यूस किया गया है, वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा वैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हटाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रियल नंबर की। ऐसा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या है, नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर में देखते हैं रियल नंबर। इसमें हमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ना रहता था पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसको कहते थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता था, जो हमारा हम लोग पढ़ते थे, मतलब आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ना है आप लोगों को, क्या इसमें था हमारा जो डिविडेंड इक्वल टू होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले पे ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता था, ठीक है। और इसमें क्या आता था, इसमें आता था एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, EDL, मतलब हम लोग समझ सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका एप्लीकेशन होता था जो अब नहीं आ रहा है, वो स्क्वायर के बेस पे, क्यूब के बेस पे ऐसा आता था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, इसमें एक आता है रेशनल नंबर पे, रेशनल नंबर पढ़ना है और इरेशनल नंबर पढ़ना है। इरेशनल नंबर पढ़ना, इसमें हमें पढ़ना है टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल में ये पढ़ना, ठीक है। और हमें क्या क्या पढ़ना था इसमें हमें पढ़ना है और HCF एंड LCM with their properties। उसमें हमें क्या पढ़ना है, HCF एंड LCM with their properties पढ़ना, मतलब HCF और LCM भी पढ़ना और सब प्रॉपर्टीज पढ़ना अलग अलग। फिर इसमें पढ़ना है हमें क्या, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, या बोल सकते हैं हम लोग क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या है, फाइंडिंग HCF एंड LCM, ठीक है, ये है। और फिर हमें पढ़ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स ऑन नंबर लाइन। ये था हमारा। तो इसमें से कौन सा चैप्टर, ये सब पहले हम लोग पढ़ते थे 10th में। हम लोग रियल नंबर का पहले चैप्टर में हम लोग ये सब टॉपिक पढ़ते थे जो काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एप्लीकेशन ऑफ EDL मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया गया है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा रिमूव कर दिया गया है, ये रिड्यूस हो गया है, ठीक है।
तो हमारा जो है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आ रहा है, एचसीएफ एंड एलसीएम आ रहा है और फैक्टराइजेशन मेथड आएगा ये, और फिर आएगा हमारा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो ये सब जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो है पॉलिनोमियल। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग पहले पढ़ते थे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये कितने तरह का पॉलिनोमियल्स होता है, जैसे हो गया हमारा क्या लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बहुत सारा है। ठीक है, ये पढ़ते थे। दूसरा क्या था, हमें पढ़ना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें हम लोग पढ़ते थे क्या, इसमें पढ़ते थे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फिर हम लोग पढ़ते थे क्या सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर पढ़ते थे हम लोग तीसरा इसके क्वाड्रेटिक से ये पढ़ते थे फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब ये पढ़ते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। फिर इसी तरह सेम जो था वो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ते थे। क्या, तो सबसे पहले पढ़ते थे इसका रूट्स के बारे में। इसमें हम लोग जानते हैं कि ये हमेशा अगर जो पढ़ा हुआ आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए आगे। ये होता है अल्फा बीटा, हम लोग लेते हैं जनरल केस में, और इसमें जो है रूट्स में लेते हैं अल्फा बीटा गामा यूज करते थे। इसका फॉर्मूला होता था, ठीक है, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी दूसरा, तो ये होता है सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व किया जाता है सॉल्यूशन। और तीसरा हमारा क्या होता है, ये फॉर्मेशन, ये होता है। और सबसे लास्ट टॉपिक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम रियल नंबर में भी था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है पॉलिनोमियल में जो है इसका फॉर्मूला यूज किया जाता है, जैसे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का x का वैल्यू निकालते हैं। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और ये जो हम बता दें, ये भी जो है हमारा सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी जो है हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर से हटा दिया गया है। और इसमें जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पूरा आ रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पूरा आ रहा है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा पॉलिनोमियल से भी रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये हटा दिया गया है तो आप लोग पढ़िएगा नहीं, ये पढ़ना है, क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड मतलब कोई आगे वाला चैप्टर होगा, इससे कुछ ना कुछ रिलेशन तो जरूर रखेगा, इसलिए आपको सब इंफॉर्मेशन रखना है। बस ये बात जानना है कि परीक्षा में नहीं आएगा, तो पढ़ने के लिए हम लोग नॉलेज लेने के लिए पढ़ते हैं, ना कि एग्जाम देने के लिए। मतलब पढ़ेंगे तो एग्जाम तो अपने आप हो जाएगा, इसलिए नॉलेज लेना है तो सिर्फ ये जान के चलना है कि ये अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ठीक है,
हमारा थर्ड जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, फिर पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशन। इसमें हम लोग पहला मेथड पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये चार तरीके का हम लोग मेथड पढ़ते हैं। फिर इधर हम लोग पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे कंडीशन फॉर सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशन। इसमें कंडीशन ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन हम लोग दो तरीके का पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग कंसिस्टेंट और एक कहते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और उसमें एक और होता है वो होता है मेनी सॉल्यूशन। लेकिन इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, हम लोग नो सॉल्यूशन। अगर हम बात करें यूनिक सॉल्यूशन की, तो अगर दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो हमारा एक ही वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5, इनफाइनाइट भी कभी कभी आता है, तो उसको कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन को सॉल्व किया, अगर एक भी नहीं आया, तो वो केस हो गया इनकंसिस्टेंट का, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग ग्राफ पे देख भी सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, अगर कोई लाइन, दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो उसको कहते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। अगर ओवरलैपिंग हो रहा है दो लाइन का, तो हम लोग कहेंगे मेनी सॉल्यूशन। और अगर पैरेलल दोनों है लाइन, मतलब कभी कटेगा नहीं, इनफाइनाइट पर भी जाएंगे तो नहीं कटेगा, तो उसको कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो उस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिर है प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशन। इसमें हम लोग सिर्फ ये पॉइंट जान लेते हैं जो नहीं आने वाला है, तो वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो पॉइंट है वो हमारा इसमें नहीं आ रहा, मतलब इसके आधार पे, रेशियो और प्रोपोर्शन के आधार पे ऐसा कोई क्वेश्चन एप्लीकेशन नहीं पूछा जाएगा। और उसमें क्या क्या आएगा आपका, तो उसमें आ जाएगा आपका मनी मैटर्स पे, एजेस पे, फिर आ सकता है आपका इस पे बोट एंड स्ट्रीम पे, और फिर आ सकता है उसमें टाइम एंड डिस्टेंस पे, फिर टाइम एंड वर्क पे, ये सब पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है हमारा वो हट चुका है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिए, बाकी जो भी है वो हमारा आ रहा है, तो इतना ध्यान में रखते चलिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले इसमें तो हम लोग जानते हैं क्या कि जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें। तो इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ना रहता है, फिर हमें पढ़ना रहता है इसको हाउ टू assume that given equation is a quadratic
इक्वेशन मतलब कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि दिया हुआ जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आता है पढ़ने के लिए। फिर आता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो हम लोग फैक्टराइजेशन जो आप लोग क्या पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे। फिर आता है हमारा क्या, फिर आएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फिर इसमें आता है फिर आता है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड। फिर इसमें हमें पढ़ना रहता है क्या, श्रीधार्याचार्य रूल मेथड। रूल मेथड। फिर हमें पढ़ना रहता है इसमें क्या, फिर हमें पढ़ना है इसमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है पता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कहते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ना रहता है एक्स का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यही होता है हमारा श्रीधार्याचार्य रूल मेथड। और इसमें फिर हमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या, या नेचर ऑफ हम लोग लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट एक ही है। उसमें क्या होता है कि अगर डी जो है, डी का वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव आया, मतलब 0 से बड़ा आया, तो वो हो गया अनइक्वल रूट्स, ठीक है। रियल बट अनइक्वल रूट्स। अगर यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम लोग, डी अगर 0 से बड़ा है तो रियल होगा और अनइक्वल होगा, एंड अनइक्वल होगा। उसी तरह अगर d इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल होगा, और d अगर 0 से छोटा है तो ये हो जाएगा हमारा अनरियल, या अनरियल मतलब इमेजिनरी लिख सकते हैं, इमेजिनरी रूट, ठीक है। तो ये हो गया। और एक हमें पढ़ना रहता है एप्लीकेशन, मतलब जिस तरह हम लोग लीनियर इक्वेशन में एप्लीकेशन पढ़ते हैं उसी तरह इसमें भी एप्लीकेशन पढ़ना रहता है। ये तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 10th का, जो आगे भी 11th में क्या होता है इसका और ब्रांड रूप आता है, ठीक है। तो ये तो बहुत जरूरी है पढ़ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन रिड्यूस किया गया है। तो इनमें से है सभी जो टॉपिक है वो आ रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन जो है वो नहीं आ रहा है। जो रिड्यूस करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बस ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो होगा इसमें नहीं आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे चैप्टर की, वो है हमारा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो सबसे पहले इसमें पढ़ना रहता है हमें nth रूट, मतलब nth रूट के बारे में, nth टर्म के बारे में। nth टर्म tn होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन जो भी है वो बनाना रहता है। हम लोग शॉर्ट चल रहे हैं, जो नहीं पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे, तो देख लेते हैं। ये हो गया, ये पढ़ना रहता है। फिर हमें पढ़ना रहता है, अगर दिया रहे कि क्या कि कोई 3 टर्म एपी में है तो वो उसको बोल सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, जैसे ये होता है ना a प्लस डी, a और a माइनस डी। एक होता है हमारा 3a माइनस 3d, फिर होता है a माइनस डी, एक होता है a प्लस डी और एक होता है a माइनस 3d, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है होता है।
अगर बोल दिया गया कि 2 नंबर एपी में है या 3 नंबर एपी में है या 4 नंबर एपी में है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। एक आता है हमारा सम ऑफ nth टर्म पर, सम ऑफ nth टर्म पे, nth टर्म पे क्वेश्चन आता है। जैसे एन इक्वल टू होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इसका फॉर्मूला एक और होता है n/2 इंटू a प्लस एल। तो इस तरीके का भी हमारा क्या होता है, इस तरीके इसी पर क्वेश्चन बनाया जाता है। और लास्ट जो आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑन द सम ऑफ nth टर्म, कुछ इससे रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं 4-5 टॉपिक है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक तो इस पे है, फिर इस पे, और फिर इस पे, और इस पे। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इससे पूछा जाता है। फिर उसके बाद आप तो समझ लीजिए कि ये दोनों टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें से एक तो 4 नंबर का कंफर्म रहता है। ठीक है, तो इसमें जो हटाया गया वो क्या है, तो ये हटाया गया इससे, एप्लीकेशन ऑन द सम ऑफ nth टर्म, इससे जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी में मिसलेनियस में बहुत सारा क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, वो क्वेश्चन नहीं आने वाला इस बार। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म पे क्वेश्चन आ सकता है, सम ऑफ nth टर्म पे आ सकता है, और ये जो है मतलब 3 या 2 या 3 4 जो नंबर है वो एपी में है तो कैसे निकालते हैं, ये आ सकता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। पांचवा जो टॉपिक है वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, फिर होता है हमारा सेक्शन फार्मूला, फिर होता है हमारा क्या, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग सेंट्रॉइड, और फिर एक लास्ट होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सब क्या होता है, सिंपल एक फॉर्मूला है। जैसे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देखते हैं, तो मान लीजिए डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ऐसे मान लीजिए कि कोई क्या है, ये दिया हुआ है कार्टेशियन लाइन दिया हुआ है, ये y है, ये x है, तो अगर मान लीजिए पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ले लिए हम लोग x1 y1 और ये हो गया x2 y2, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो ये निकालने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। उसी तरह हमारा सेक्शन फार्मूला होता है, और उसको हम लोग और दूसरे तरीके से सेंट्रॉइड फार्मूला भी होता है, और ये सब आपको बाकी पढ़ना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मतलब एरिया का एक फार्मूला होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ना रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बार एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब रिड्यूस कर दिया गया, और हमारा क्या आ रहा है, डिस्टेंस फार्मूला आएगा, सेक्शन फार्मूला आएगा, और फार्मूला फॉर सॉल्विंग सेंट्रॉइड आने वाला है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, वो है ट्रिग्नोमेट्री, जो आप लोग कभी पहले नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ये है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, फिर हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, इसी में लिख लेते हैं, इसमें जो है हमारा हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल, ठीक है, ये 3 हो गया। और एक हम लोग पढ़ते हैं जो आप लोग का अलग चैप्टर दिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस, उसको पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम लोग बात करते हैं इसमें क्या किया है। इसमें आप लोग जानते होंगे, हम लोग बेसिकली इसमें क्या पढ़ते हैं, 0 डिग्री के बारे में पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के बारे में। तो सीबीएसई ने क्या किया है, 90 और 0 के बारे में क्वेश्चन पूछना हटा दिया। मतलब क्या कि 0 और 90 से वो एक भी को सवाल नहीं पूछने वाला है। मतलब बोल दिए, मतलब कोई पढ़े होंगे आप लोग तो देख लिए, साइन 0, तो साइन 0 का मतलब क्या, साइन 0 का कोई वैल्यू होता है, जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये क्वेश्चन एकदम नहीं आएगा कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है। मतलब उससे रिलेटेड और भी जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा वो नहीं आएगा। या साइन 91 होता है तो क्यों होता है, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। पहला चीज ये हमारा नहीं आ रहा है, मतलब 0 और 90 पे क्वेश्चन नहीं आएगा। और दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे हम लोग बोल देते हैं, अगर आइडेंटिटीज में क्या होता है कि साइन ऐसे यूज कर लिया जाता है, साइन 90 माइनस थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे करके सॉल्व करने देता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। तो 2 चीज इसमें हटा दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ये हटा दिया गया, इसमें ये हटा दिया गया। और आप लोग बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये अलग चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें से नो डिलेशन, मतलब कुछ भी इससे हटाया नहीं गया है, इससे सब कुछ आएगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लाउड का है, फिर आपको क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन का है, बहुत सारा है, वाटर से रिफ्लेक्शन होता है वो है, फिर टावर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, वो तो सब आने वाला है। इसमें सिर्फ ये 2 चीज हटाया गया है ट्रिग्नोमेट्री में। और सबसे आप लोग बात बता दें कि 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ट्रिग्नोमेट्री आता है, इसलिए इसे मन लगाकर पढ़ें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमें क्या पढ़ना रहता है, पहला तो हमें पढ़ना रहता है मीन ऑफ अ ग्रुप डाटा, ये पढ़ना है। फिर इसमें हमें पढ़ना रहता है क्या, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर बात करें आगे तो ये इसमें फिर पढ़ते हैं हम लोग मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा। फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या, मोड ऑफ अ ग्रुप डाटा। और फिर हम लोग लास्टली पढ़ते हैं क्या, एक हम लोग लास्टली पढ़ते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है हमारा क्या, एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों को पता होगा, वो होता है हमारा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो ये होता है, ठीक है। तो इसमें से हमारा क्या किया है, एक जो है स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो खत्म कर दिया है, और एक लास्ट टॉपिक और बच गया, वो है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये सब पॉइंट है। तो इसमें से जो स्टेप डेविएशन मेथड हमारा खत्म कर दिया, हटा दिया गया है, और इसमें से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को भी
रिमूव कर दिया गया है। तो स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड का जो चैप्टर है उसमें से दो चीज हटाया है। एक जो है मीन निकालने का फॉर्मूला, वो होता है स्टेप डेविएशन मीटर, वो हटा दिया गया है। एक है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वो हमारा रिड्यूस कर दिया गया है। और बात करें प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है हमारा सबसे लास्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से क्या किया है, प्रोबेबिलिटी का पूरा जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से एक भी जो टॉपिक है वो हटाया नहीं गया है, ये सब आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से कोई डिलीशन नहीं हुआ है, मतलब कोई डिलीशन नहीं हुआ है। ठीक है, मेंसुरेशन सेक्टर में, मेंसुरेशन में तो उसमें हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला पढ़ना है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर, जिसमें हमें किसका कैसे पढ़ना है, ट्रायंगल का पढ़ना है, ट्रायंगल का पढ़ना है, फिर पढ़ना है ये रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ये सब है। फिर हमें क्या पढ़ना है इसमें, ये पहला चैप्टर हो जाता है मेंसुरेशन में। दूसरा चैप्टर होता है सेगमेंट सेक्टर ऑफ सर्किल, ये पढ़ना है। और फिर इसमें हमारा थर्ड चैप्टर जो होता है वो पढ़ना है हेमिस्फेयर पे, और फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं ये 3 जो चैप्टर है उसमें एक चैप्टर में क्या होता है, हेमिस्फेयर फ्रस्टम ऑफ कोन पे पढ़ना रहता है, एक सेगमेंट ऑफ मतलब पूरे सर्कल पे पढ़ना रहता है ये चैप्टर, और ये होता है प्लेन फिगर। ये रिलेटेड है किससे, ट्रायंगल से रिलेटेड रहता है, जिसमें हम लोग हेरोन्स फार्मूला पढ़ते हैं, या फिर ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं, और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन हटाया गया, तो इसमें से क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन जो है वो हटा दिया गया। इसमें क्या, इसमें तो सभी पार्ट आ रहा है, ये सब आएगा इसमें, लेकिन इसमें क्या है, सेक्टर और सेगमेंट पे हमें क्या होता है, हमें होता है सर्कल का एक एंगल निकालना होता है, और डिफरेंट एंगल पे, जैसे जनरल जो एंगल होता है 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, 120 होता है, ऐसा होता है। तो उसमें जो है हमारा 120 डिग्री पर एंगल का जो है वो क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बार सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड 120 डिग्री पे क्वेश्चन जो है वो हमारा नहीं आने वाला है। तो 2 चीज इसमें भी नहीं आएगा, एक है फ्रस्टम ऑफ कोन, पूरा हटा दिया गया है। फ्रस्टम किसे कहते हैं, तो फ्रस्टम इसे कहेंगे। ये हमारा कोन हो गया। अगर कोन को हम ऊपर से काट दें और ये बाल्टी जैसा शेप हो जाता है, वॉकेट जैसा शेप हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं फ्रस्टम। तो फ्रस्टम से रिलेटेड जो है एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट चैप्टर की ओर।
ये हमारा चैप्टर ट्रायंगल, इसमें जो है 2 थ्योरम हटा दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, यही दोनों है जो हटा दिया गया है। उसमें बहुत सारा टॉपिक है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसी को डिस्कस इसमें कर लेते हैं जो हटा दिया गया है। तो इसमें क्या हटाया गया है, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो उसमें बोला जा रहा है क्या कि अगर मान लीजिए कोई सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल का क्या रेशियो है कि अगर मान लीजिए कि ये रेशियो जो है, इस साइड का जो रेशियो है 1 है और ये साइड का रेशियो जो है 2 है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी ई एफ जो है ऐसे है। अगर हम बोल दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो हमारा 1/2 है। एक मान के चल रहे हैं, ऐसा आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है, 1/2 है। तो ये जो होता है साइड जो होगा, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें ए बी बाई डी ई जो देखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। तो ये जो होगा वो हमारा ए बाई बी बाई डी बाई ई का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही हमारा प्रूफ कहता है। ठीक है, तो ये ऐसा प्रूफ आता था। फिर बोला जा रहा है इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आता है। वही बोला गया है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर साइड। वही चीज है, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसी को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने कहा जाता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। इसी में हम लोग बता देते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो है हमारा सर्कल। वो है हमारा क्या, सर्कल है। तो सर्कल से एक भी चीज हटाया नहीं गया है, मतलब इसका सब टॉपिक जो है वो आएगा। और बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें जो सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हटा दिया गया है। बाकी सब जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन में आने वाला है। तो इस तरीके से हमने आपको सभी तरह का जो था, मतलब कंफ्यूजन था, वो दूर कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें तो ये सब पर थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।